नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आमोद कुमार द्विवेदी। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ कानपुर में बेस्ड डॉक्टर आमोद यूरोगनी हॉस्पिटल में। आज हम जिस समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन समस्या है पेशाब की धार में कमी, यानी पेशाब का धीमे होना, रुक रुक होना, खुल के ना होना या जोर लगाकर होना, बीच बीच होते होते रुक जाना। तो ये सारी समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे। आम धारणा ये है कि ये सारी समस्याएं पेशाब की जो इस तरीके की धार में कमी की समस्याएं जो होती हैं वो अधिक उम्र में होती है, बुजुर्गों में होती है और प्रोस्टेट की वजह से होती है। लेकिन ये ऐसा सही नहीं है। ये समस्याएं किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती हैं, यंग एज में हो सकती है, पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है और इनके डिफरेंट कारण हैं। यदि हमने सही कारण नहीं पता किया और इसको सही से डायग्नोस नहीं किया और इसको सिर्फ प्रोस्टेट की वजह से यानी बीपीएस की वजह से मान लिया तो गलत इलाज हो सकता है और आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको सही जानकारी होना जरूरी है। आज इस प्रेजेंटेशन में इसी बारे में बात करेंगे, संक्षिप्त में बात करेंगे और जो डिफरेंट बीमारीज है इनके बारे में, डिफरेंट डिजीज है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। पेशाब यानी धार की कमी। हम सब समझते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पेशाब की धार ऐसी हो, खुल के हो। लेकिन यदि पेशाब की धार ऐसी हो रही हो, रुक रुक हो रही हो, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। पहले इसको हम एक मॉडल की तरह समझने की कोशिश करते हैं, एक मॉडल हमने बनाया है। ये पंप है और ये रिजर्वायर से पानी भरा हुआ है और साथ साथ इसमें एक नल लगा हुआ है। जब हम इसको दबाते हैं, पंप को दबाते हैं हाथ से, तो ये यूरिन या ये पानी बाहर निकल रहा है। लेकिन यदि ये पानी ढंग से फ्लो से ना निकले तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो हम प्रॉपर प्रेशर नहीं लगा रहे, पंप में कमी है, हम ताकत नहीं लगा रहे, जोर नहीं लगा रहे, इस पंप में खराबी है, या इस रास्ते में की रुकावट है, नाली में, यानी ये जो नल है ये कहीं चोक्ड है, दबा हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है। तो दोनों ही चीज़ हो सकती है, पंप में खराबी या इस नल में कहीं दबाव या कहीं कोई रुकावट हो सकती है। इसकी वजह से जो इसमें ग्लास में जो पानी आ रहा है वो धीमा हो सकता है। अब इसी मॉडल को हम समझते हैं शरीर के अंदर कैसा होता है। तो उसको पहले समझने के लिए हम शरीर की बेसिक एनाटॉमी यानी शरीर की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल यूरिनरी सिस्टम है, जो ये मेल का यूरिनरी सिस्टम है, ये फीमेल का यूरिनरी सिस्टम। मेल यूरिनरी सिस्टम में ये यूरिन का ब्लैडर है, इसमें पेशाब इकट्ठा होती है, जो किडनी से पेशाब बन के आती है वो इन ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होती है। जब ये ब्लैडर भर जाता है तो हमें पेशाब की इच्छा क्रिएट होती है और ये पेशाब जो है इस नली से, जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं, इसके माध्यम से पेशाब बाहर निकलती है। ये मेल यूरेथ्रा पेनिस के अंदर होती है और ये लंबी होती है। फीमेल यूरेथ्रा छोटी होती है, स्मॉल होती है। ये वो डिफरेंस है मेल और फीमेल की यूरिनरी सिस्टम में। इसके अलावा मेल के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो फीमेल के अंदर नहीं होती है। इसको ये ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड इस नली के जैसे ही ब्लैडर के बाहर, जैसे ही ब्लैडर से यूरेथ्रा जुड़ती है, उसके तुरंत उसके बाहर एक ग्लैंड होती है जो इसको चारों तरफ से घेरती है। यानी ये नली इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से निकलती है। ये इस तरीके प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल में नहीं होती है। इसके अलावा जो और संरचना है जो इंपॉर्टेंट है समझने की, ये है वाल्व। ये इस यूरिन को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने कुछ वाल्व बनाए हैं। वाल्व जो है इसको यूरिन को कंट्रोल कर रखते हैं। जब हम पेशाब करना चाहते हैं तभी ये वाल्व खुलते हैं, अदरवाइज ये बंद रहते हैं। इस तरीके के वाल्व हमें लगातार गीला होने से बचाते हैं। हम सूखे रहते हैं यानी हम ड्राई रहते हैं, यदि ये वाल्व खराब हो जाए तो पेशाब हो सकता है लगातार निकलती रहे, इसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो इस तरीके के वाल्व जो भगवान ने बनाए हैं, नेचर ने बनाए हैं, वो दो वाल्व बनाए हैं। एक तो होता है इंटरनल स्फिंक्टर जिसे बोलते हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर इज अ वाल्व। इंटरनल स्फिंक्टर ये एरिया को इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। इसमें ये एरिया इंटरनल स्फिंक्टर है, ऐसे इसमें इंटरनल बने अंदर का, स्फिंक्टर बने वाल्व। और दूसरा एक वाल्व है, दूसरा और एक वाल्व है, इसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर बोलते हैं। यानी यहाँ पर इस इसमें भी यहाँ पर वाल्व है। सो ये वाल्व जो है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर ये मूत्र को अपने आप से निकलने में रोकते हैं और जब हम पेशाब करना चाहते हैं तभी ये खुलते हैं और पेशाब का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। यूरिनरी सिस्टम सिर्फ ब्लैडर और यूरेथ्रा तक ही सीमित नहीं है।
यूरिन सिस्टम को कंट्रोल करता है ब्रेन बेसिकली, और ये ब्रेन से जब तक सिग्नल आते हैं, ब्रेन से जो सिग्नल है वो ब्लैडर तक पहुंचते हैं। यानी यूरिनरी सिस्टम से ब्लैडर और स्पिंक्टर वाल्व यूरेथ्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हम ये कहें तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड भी है जो इसको पूरी तरह कंट्रोल करता है। यानी जब हम इच्छा करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमें यूरिन पास करना है, तभी यूरिन पास होती है। तो होता क्या है ऐसे सिस्टम में, जब हम सोचते हैं कि हमें यूरिन पास करना है, तो यहाँ ब्रेन में कुछ सिग्नल्स होते हैं, ब्रेन में कुछ एरिया जिसे पोर्टाइल न्यूट्रिशन सेंटर बोलते हैं, ये एक्टिवेट होता है। हमने सोचना शुरू किया, हमने यहाँ कमांड भेजा कि हमें यूरिन करना है, ये जो है सिग्नल कुछ भेजता है, और ये सिग्नल जो स्पाइनल कॉर्ड नीड कैविटी के अंदर से होते हुए ब्लैडर और वाल्व तक पहुंचते हैं। जो ब्लैडर तक सिग्नल पहुंचते हैं वो ब्लैडर को सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, ब्लैडर सिकुड़ता है, और जो स्पिंक्टर तक सिग्नल पहुंचते हैं वो स्पिंक्टर को ढीला करने की कोशिश करते हैं। यानी जब हम पेशाब करना चाहते हैं तो ब्रेन से कमांड आते हैं, और वो कमांड की वजह से ब्लैडर सिकुड़ता है और वाल्व खुलता है। ये सारा प्रक्रिया ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को हमें यूरिनरी सिस्टम समझना चाहिए, ना कि सिर्फ इस तरीके। यानी एक खराबी यदि हमें पेशाब में हो रही है किसी तरह की समस्या को, तो सिर्फ ब्लैडर यूरेथ्रा इसी पे सीमित नहीं हो सकती है, हो सकता है उसमें ये फाइबर, ये तार है, ये सिग्नल, इनमें कई खराबी भी हो सकती है, या स्पाइनल कॉर्ड में कई खराबी भी हो सकती है, और ब्रेन में भी कई खराबी हो सकती है। यानी हमें सारी चीज़ों को समझना जरूरी है, तभी वो सही तरीके से डिजीज को डायग्नोस कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब जानते हैं कि पेशाब की धार में कमी के क्या कारण होते हैं। इसको हमने मोटा मोटा इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तो वो कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट डालते हैं, यानी यूरिनरी मात्र को, यूरिनरी सिस्टम को, यूरिनरी ट्रैक्ट को रुकावट डाल दें, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी रुकावट हो सकती है। पंप फेल्योर, जैसे कि मैंने बताया कि पंप फेल्योर वाला उदाहरण मैंने दिया कि यानी यदि मोटर काम ना कर रही हो, ऊपर से पंप प्रेशर कम लग रहा हो, तो भी उस समय यूरिन का फ्लो कम हो सकता है। तो पंप फेल्योर एक रीजन हो गया। तीसरा कारण होता है डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी ऊपर से ब्रेन से सिग्नल ही कम आ रहे हो, वहाँ ब्लैडर तक पहुँच नहीं रहे। तो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन वो कारण है जो यूरेथ्रा में सीमित है, यूरेथ्रा यानी मूत्र नली पे सीमित है, जो मूत्र नली को दबा रहे। पंप फेल्योर वो रीजन है जो ब्लड, इसकी वजह से ब्लैडर का संकुचन सीमित हो रहा हो, ब्लैडर पूरी तरह सिकुड़ ना रहा हो। और डिक्रीज इलेक्ट्रिक सिग्नल वो है जिससे एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक के सिग्नल यानी ब्रेन से जो सिग्नल पहुंच रही है ब्लैडर में, वहाँ की कमी आ रही है। ये तीनों कारणों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन किस लेवल पे हो सकता है? ब्लैडर नेक यानी ब्लैडर के ठीक मुहाने पे हो सकता है, प्रोस्टेट में हो सकता है। प्रोस्टेट एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है जो पेशाब की नली को दबाता है, यूरेथ्रा को दबाता है, तो प्रोस्टेट एक कारण हो सकता है। यूरेथ्रा स्वयं जो पेशाब की नली है उसमें बहुत सारे कारण होते हैं जो जिसकी वजह से यूरेथ्रा सिकुड़ सकती है, तो यूरेथ्रा एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा वाल्व या स्फिंक्टर मसल्स यानी जो बहुत सारी वाल्व है जो हमने बताया, तो इसकी वाल्व यदि वो वाल्व टाइट हो, वाल्व खुले ना समय पे, बीच बीच में बंद हो जाए, वाल्व में कारण हो सकते हैं। इस तरह वाल्व बेसिकली मांसपेशियों को बना होता है, आसपास और भी डिफरेंट मसल्स होती हैं, वो भी कभी कभी रिलैक्स नहीं हो पाती, ढीली नहीं हो पाती और वो मूत्र मार्ग को दबाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी पेंडिंग मसल्स भी एक कारण हो सकती है, इसकी वजह से पेशाब में रुकावट हो सकती है। इस तरह पंप फेल्योर का रीजन हो सकता है यानी ब्लैडर वीक हो, कमजोर हो ड्यू टू एज, यानी उम्र के साथ धीरे धीरे ब्लैडर स्वतः धीरे धीरे कमजोर हो। बाकी आर्गन जिस तरह से कमजोर होते हैं उस तरह ब्लैडर भी उम्र की वजह से धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। तो वीक ब्लैडर ड्यू टू एज एक कारण हो सकता है। दूसरा होता है एग्जॉस्टेड ब्लैडर, ओवर स्ट्रेस्ड ब्लैडर। व्हाट इज एग्जॉस्टेड ब्लैडर? यानी थक गया हो, वो एग्जॉस्टेड मतलब वो काम करते करते थक गया हो, ये बहुत ज़्यादा खिंच गया हो, किसी वजह से आगे रुकावट हो, और उस रुकावट को ओवरकम करने के लिए ब्लैडर बहुत प्रेशर लगाता है, ब्लैडर बहुत प्रेशर लगा रहा है, आगे रुकावट है, ब्लैडर को निकालने की कोशिश कर रहा है, और एक लिमिट के बाद क्या होगा, ब्लैडर थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा और फेल हो जाएगा। तो इससे होते हैं एग्जॉस्टेड ब्लैडर यानी ओवर स्ट्रेस, यदि बहुत खिंच जाए यानी पेशाब की थैली में यूरिन काफ़ी समय से भरा रहा हो और ब्लैडर खिंच गया हो, तो उसमें भी संकुचन की क्षमता खत्म हो जाती है, सिकुड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस तरह से ब्लैडर ओवर स्ट्रेस ब्लैडर हो सकता है। तीसरा हो सकता है वीक ब्लैडर ड्यू टू इन्फेक्शन। कभी कभी पेशाब की थैली में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया या वायरस ब्लैडर को पैरालाइज कर सकते हैं, ये ब्लैडर ये ऐसे इंटॉक्सिस छोड़ते हैं, इसकी वजह से ब्लैडर सही से संकुचित नहीं हो पाता, कमजोर हो जाता है। इस तरह यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर सकते हैं। इस तरह से भी ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लैडर वीक हो सकता है। दूसरा बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन जो हम किसी अन्य वजह से खा रहे होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी अन्य बीमारी की वजह से, ऐसी मेडिसिन भी ब्लैडर को इफेक्ट करती है, ब्लैडर को कमजोर कर सकती हैं।
तो ये हमें देखना होता है कि हम इस तरह की मेडिसिन कोई तो नहीं ले रहे, इसकी वजह से में पेशाब रुक रही हो। इसके अलावा डिक्रीज इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात की, ये समस्याएं जो मैंने बताया कि जो सिग्नल्स होते हैं ब्रेन से राइज होते हैं, तो वो ब्रेन की समस्या है। ब्रेन में बहुत सारी डिजीज है ना, ब्रेन की, जैसे ब्रेन पैरालिसिस किसी को मार गया हो, या किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, स्ट्रोक हुआ हो, या एजिंग प्रॉब्लम की वजह से अल्जाइमर्स डिजीज हो, पार्किंसंस डिजीज हो। इस तरह की समस्या है जो ब्रेन से सिग्नल्स नहीं प्रॉपर तरीके से पहुंच पाते हैं और प्रॉपर तरीके से ब्लड काम नहीं कर पाता। या स्पाइन की लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई पैरालिसिस किसी को हुई हो, कोई एक्सीडेंट की वजह से रीढ़ की चोट आई हो, या कुछ ट्यूमर हो स्पाइन में, तो उसकी वजह से नहीं सिग्नल उतनी तरह से नहीं आ पाते। या नर्व यानी तंत्रिका तंत्र की प्रॉब्लम, जो ऐसी नर्व्स जो ब्लड तक पहुँचती है स्पाइनल कॉर्ड से, उनमें भी कोई समस्या है, जैसे डायबिटीज़ की वजह से, मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ है, ऐसे में ये नर्व्स खराब हो जाती है और प्रॉपर सिग्नल ब्लड तक नहीं पहुँच पाते। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से डिक्रीज यूरिन फ्लो हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तो हमने दिखाया कि किस तरह से ब्लैडर भरा हुआ ब्लैडर है, इसमें यूरिन भरा हुआ है और इसके बीच से यूरेथ्रा जा रही है, और ये यूरेथ्रा एक बढ़े हुए प्रोस्टेट की वजह से दब रही है। देखिए यहाँ पर ये जो है प्रोस्टेट जो यूरेथ्रा है ये थोड़ी सी चौड़ी है, और ये यूरेथ्रा जो है दबी हुई है, ये यूरेथ्रा दबी हुई है। इस यूरेथ्रा को कौन दबा रहा है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड दबा रही है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड दबा रही है, बड़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड दबा रही है, इसकी वजह से ये रास्ता बड़ा चिकड़ा हुआ है। तो प्रोस्टेट एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से पेशाब की धार में कमी हो सकती है। अपने कारण को जानने की समझ ली इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में हमने बहुत सारे जो कॉमन बीमारियां हैं जो रुकावट डालती हैं, उन बीमारियों को इस चित्र के माध्यम से समझाने की मैंने कोशिश की है। जैसा कि देख सकते हैं ये सामान्य यूरिनरी ब्लैडर है, इसके आसपास एक प्रोस्टेट है, और ये पेल्विक फ्लोर यानी मसल्स है जो वाल्व की तरह काम करती है, पेशाब को कंट्रोल करती है। ये सामान्य है, नॉर्मल प्रोस्टेट, पेल्विक फ्लोर, यूरेथ्रा। ओके, लेकिन इसमें देख सकते हैं ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड इतनी छोटी थी, ये उम्र की वजह से धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रही है और ये एक तरह से पेशाब के रास्ते पर यूरेथ्रा को दबा रही है। ये दबाने की वजह से ये रुकावट हो सकती है। तो ये एक बहुत कॉमन कारण हो गया जिससे बीपीएच बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट। तीसरा कारण हो सकता है जो ज्यादातर यंग लोगों में होता है, उनमें ये जो रीजन है जिसको हमने बताया ब्लैडर के नेक, गर्दन यानी मुहाना, इसका ये मुहाना जो है टाइट हो सकता है, टाइट ब्लैडर नेक ज्यादातर इस समस्या यंग लोगों में दिखती है, और टाइट ब्लैडर नेक की वजह से ब्लैडर नेक सही से खुलती नहीं है। पेशाब करते समय जितना उसको रिलैक्स होना चाहिए, ढीला होना चाहिए, जो वाल्व खुलना चाहिए उतना खुलता नहीं, और उसकी वजह से रुकावट बनी रहती है। चौथी समस्या हो सकती है ये क्लोज स्फिंक्टर, यानी ये जो वाल्व है, स्फिंक्टर है, ये सामान्यतः इस तरह से बंद होता है, ये बंद होता है और पेशाब करते समय इस तरह से खुल जाता है। लेकिन यदि ये वाल्व पूरी तरह से स्फिंक्टर पूरी तरह से खुलता नहीं है तो इसको क्लोज स्फिंक्टर बोलते हैं, और ये पेशाब की में रुकावट डाल सकता है। चौथा, सबसे ज्यादा यंग लोगों में जो कॉमन समस्या है वो है स्ट्रिक्चर, यानी ये नली में रुकावट। ये नली स्वयं में आपसे गुड़ी महसूस हो रही, देखिए ये नली जैसी होनी चाहिए यूरेथ्रा, वैसा न्यूमन ना होगा, यहाँ बीच में कहीं सिकुड़न है, इस तरह की सिकुड़न की बीमारी को बोलते हैं स्ट्रिक्चर। तो ये कॉमन समस्याएं हैं जिसकी वजह से रुकावट यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पेशाब के रास्ते में। इन सब बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए हम डॉक्टर्स, हम यूरोलॉजिस्ट बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, एक के बाद एक टेस्ट करा के हमें इन सारी बीमारियों को एक एक करके रूल आउट करना होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट है अल्ट्रासाउंड टेस्ट, दूसरा कॉमन टेस्ट है यूरोफ्लो, फिर इसके बाद कराते हैं यूरोडायनेमिक्स। इस तरह से RGMC स्टडी होती है, PSA की स्टडी कराई जाती है, सिस्टोस्कोपी भी कभी कभी करना पड़ता है दूरबीन से जांच, और कभी कभी CT स्कैन या MRI स्पाइन भी करना पड़ सकता है। तो ये सारे टेस्ट हम डॉक्टर्स कराते हैं ताकि हम बीमारी पर सही से पहुंच सके। ठीक है, सारे इस तरह से निष्कर्ष ये है कि जितने यूरिन के सिम्टम्स हैं, यूरिन की जो समस्याएं हैं, पेशाब की धार में कमी, ये सारी समस्याएं सिर्फ प्रोस्टेट की वजह से नहीं होती हैं। बहुत सारे टेस्ट जो कराते हैं ये हमें सही डायग्नोसिस से पहुंचने में मदद करते हैं। सिर्फ जब तक हम सही डायग्नोसिस यदि हम नहीं बना लेते तो सही इलाज हम देने में असमर्थ है। तो आप सही एक्सपर्ट के पास जाए जो
आपको जांचें बताई जा रही हैं, उन जांचों को कृपया करवाएं ताकि हम बीमारी पर सही पहुंच सकें, क्योंकि यदि हम सही बीमारी पर नहीं पहुंच पाएंगे तो सही इलाज भी संभव नहीं है। आज का प्रेजेंटेशन इतना ही। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम इन बीमारियों को और डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद।